यूज करो। आप HTML का भी हो सकता है वहां पर यूज कर रहे होगे, CSS का भी यूज कर रहे होगे और बूटस्ट्रैप को भी यूज कर रहे होगे। ठीक है, इस तरह से आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हो। तो आज हम देखेंगे नावबर वगैरह किस तरह से क्रिएट करते हैं। जस्ट इसके अंदर जब भी आप देखते हो, अच्छा, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। फ्रेमवर्क बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, उसके अंदर कंपोनेंट्स वगैरह सारे के सारे क्या हुए होते हैं, क्रिएट हुए हुए होते हो। बट लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी एक ऐसी चीज होती है उसके अंदर जो है ना, जस्ट आपके पास कुछ चीजें होती हैं और कुछ फंक्शंस उसके अंदर डिफाइन हुए हुए होते हैं, जस्ट वो आप यूज कर रहे होते हो लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है। अच्छा, लैपटॉप में भी भेज दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, भेज देना आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इसको डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपने क्या करना होगा, इसके लिए इसके कुछ सीडीएन लिंक्स होते हैं। ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है सीडीएन की। आप इसको ऐड करने के लिए जस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, वरना इसके जो है क्या कर सकते हो, इसके लिंक को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो हम सीडीएन लिंक के ही थ्रू करेंगे डाउनलोड। अगर आपको करना है तो डाउनलोड के लिए आप यहाँ पर आओगे और इसकी फाइल्स वगैरह इसको जो है ना एक रार फाइल में डाउनलोड कर लोगे। जस्ट राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा ये ऑटोमेटिकली। फिर जस्ट आपने क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी फाइल के अंदर जो इसको ऐड करना होगा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आकर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर दो लिंक हमें मिलना है। ठीक है। एक min.css होगा और दूसरा min.js होगा। मतलब कि एक CSS के लिंक हमें चाहिए और दूसरा हमें कौन से लिंक चाहिए, JS का लिंक चाहिए। अच्छा, यहाँ से आके सबसे पहले आप वर्जन अपना देख लेना। तो हम लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे 5.2 पर हम आ जाते हैं यहाँ पर सिंपल। देन देख लो लेटेस्ट आपके पास ये चल रहा है। तो यहाँ पर आकर हम डायरेक्टली इंट्रोडक्शन की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर हमें CDN लिंक मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ के हम CDN लिंक को कॉपी कर लेते हैं। min.css देखो ये मिल रहा है आपको, जस्ट आपने ये कॉपी करना है। ठीक है। और इसी तरीके से ये जो आपके पास स्क्रिप्ट आ रहे हैं ना, इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, वहां पर पेस्ट करना है। तो सिंपल हम बैक करते हैं, देन इसका फॉर्मेट हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जस्ट आप लिंक रिलेशन href के अंदर डायरेक्टली ये दे दो और स्क्रिप्ट के अंदर वो वाले लिंक दे दो। ठीक है। तो यहाँ पर आके सिंपल मैंने बॉयलर प्लेट ले लिया। बॉयलर प्लेट लेने के बाद यहाँ पर लिंक href के अंदर यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया अपने CDN लिंक। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या स्क्रिप्ट की फाइल है, जस्ट आपने इसको कॉपी करना बंडल min.js। यहाँ पे आप इसके थ्रू क्या कर रहे होते हो, जितने भी CSS वगैरह होंगे ना, अगर आप ये दोनों चीजें ऐड नहीं करोगे तो ना ही आप जावास्क्रिप्ट की चीज को यूज कर सकते हो, मतलब कि उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी वगैरह होती है बाय डिफॉल्ट, नहीं उसको यूज कर सकते हो, ना ही CSS को यूज कर सकते हो, ना ही उसकी स्टाइलिंग को यूज कर सकते हो। तो इसी वजह से हम ये सारे लिंक्स वगैरह रख रहे होते हैं। देन यहाँ पर आके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया सिंपल, ये काम किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है मैं देख लेती हूँ एक बार। हमें चेक करना होगा कि ये प्रॉपर हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, बूटस्ट्रैप का लिंक प्रॉपर हो चुकी है लिंकिंग या नहीं हुई है। तो उसके लिए सिंपल मैंने एक लिया है डिफ। ठीक है। डिफ के अंदर मैंने एक क्लास लिया है। ठीक है। क्लास का नाम है BTN हाइफन प्राइमरी। मैंने जस्ट ये क्लास ले ली है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके क्लासेस जो है ना डिफाइन हुई हुई होती हैं और इन क्लासेस को पीछे जो है ना समझो एक तरीके से इस CSS की फाइल के अंदर क्या किया गया होता है, डिफाइन किया होता है। जैसे कि आप CSS के अंदर सिंपल क्या कर रहे होते थे, जब HTML और CSS प्योर कर रहे थे, तब आपके पास क्या होता था कि आप यहाँ पे क्लास का नाम देते थे और देन उसके बाद आप स्टाइलिंग करते थे जाकर। अभी हम चेक करते हैं अभी क्या इंटरफेस आ रहा है हमारे पास। ठीक है। कॉपी पाथ इसको करते हैं, ये ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास, एक मिनट। गो लाइव, देखो ABC आपके पास आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। मतलब क्या है कि ये लिंकिंग हो चुकी है बिल्कुल, कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, BTN प्राइमरी ये बेसिकली क्लास नेम है। अगर आप यहाँ पर आकर कोई भी नाम खराब करते हो, अपनी क्लास नेम चेंज करते हो, तो यहाँ पर वर्क ही नहीं करेगा ये। तो आपको ये देखना है कि अब देखो ये एक जो है ना अलग आपके पास आ रहा है, होवर करने पे क्लिक करने पर ये एक इसकी अलग स्टाइलिंग है, तो इस वजह से ये दूसरे उसमें वर्क कर रहा है। तो ये वाली चीज हमें देखनी है कि कौन सी चीज किसके लिए काम कर रही है। हमें क्लासेस कुछ हम याद रखते हैं, वरना बाकी क्लासेस तो आपके पास डिफाइन हुए वो होते हैं ऑलरेडी, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती।
अच्छा, बूस्ट टाइप की स्लाइड बेसिकली क्रिएट नहीं मैं करती हूँ, मतलब कि क्योंकि मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही पढ़ाती हूँ। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने अगर देखनी है तो आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही देखो, स्लाइड्स पे मत जाओ इसके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम अगर पीपीटी वगैरह क्रिएट भी करते हैं तो जस्ट हम मेन पॉइंट ही लिख सकते हैं कि आपके पास इंट्रोडक्शन क्या है, देन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके पास जो है नॉर्मली नैवबार क्या है, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें, ब्रेक पॉइंट्स, इस तरह की चीज़ें जो कि आपको सिंपल यहाँ से भी मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से रीड कर लो। ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज क्लियर हो गई। देन अब हम चलते हैं कि अगर हमें एक नैवबार क्रिएट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो नैवबार क्रिएट करने के लिए आप सिंपल कहाँ पर आओगे, कंपोनेंट्स के ऑप्शन में आओगे। ठीक है, कंपोनेंट्स के ऑप्शन के अंदर आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी, नैवबार है, मॉडल है, लिस्ट ग्रुप है, ड्रॉप डाउन है, कोलैप्स है, कार्ड्स है, मल्टीपल चीजें। ये सारे क्या है, एक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, मतलब कि कंपोनेंट एक एक करके कंपोनेंट है, तो ये सब मिलके कंपोनेंट्स बन रहा है आपके पास। अब इन कंपोनेंट्स को यूज करके आप क्या कर रहे हो, अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। अगर हम देखें तो अलर्ट एक अलग कंपोनेंट क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, एक कंपोनेंट है अलर्ट, जिसका हम यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। मल्टीपल चीजों को यूज करके, मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज करके आप क्या कर रहे हो, अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। तो ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अगर हम नैवबार के ऑप्शन में जाएं तो कोडिंग इसके अंदर हुई हुई होती है, कुछ भी आपको करने की नीड नहीं पड़ती है, जस्ट आपने कॉपी करके पेस्ट करना होता है आपको इसके अंदर। लेकिन एडिट जरूर करना होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कहीं पर इशू लग रहा है कि ये वाली चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए तो आप एडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक नैवबार आपके पास इस तरह से इस फॉर्मेट में आ रहा है, दूसरा नैवबार आपके पास इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, जो कि जस्ट आपके पास लोगो है, एक तरह से देखा जाए तो। ये यहाँ पर देखो, एक इमेज इंसर्ट करके दिखाई गई है, यहाँ पर भी एक इमेज इंसर्ट करके दिखाई गई है। ये सारे क्या है, मल्टीपल टाइप के नैवबार्स हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी नैप बार अच्छा लगे, जो कि आपको लगे कि यूज करना चाहिए, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो। हम सबसे पहले वाले पर ही चलते हैं, इस वाली वेबसाइट पे, ये वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ से आके मैंने इसको सिंपल क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो बीजी लाइट आ रहा है, ये एक क्लास है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं इसको डार्क कर देती हूँ तो ये आपके बैकग्राउंड पे क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर हम देखें तो ये अभी क्या आ रहा है, आपके पास लाइट आ रहा है। इसको मैं, रिस्पॉन्सिव हुआ हुआ था, वो ज्यादा जूम हुआ हुआ था, इस वजह से हैमबर्गर आ रहा था आपके पास। ठीक है, उसको मैंने जूम आउट किया तो ये बिल्कुल प्रॉपर ओके हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स भी आपके पास आ रहे हैं, ये सारे ड्रॉप डाउन्स भी आप यूज कर सकते हो। जस्ट इसको क्या करना होगा, स्टाइलिंग इसके अंदर करनी होगी, जो कि आप किसके थ्रू कर सकते हो, अपने सीएसएस को ऐड करके कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं। ठीक है, इसको सेट करने के लिए अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर में ये कलर नहीं चाहिए, मैं इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ कि अगर आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना हो या इंटरनल इनलाइन, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, तो आप किस तरह से करोगे। सिंपल एक फाइल क्रिएट की है मैंने, स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, और यहाँ पर आकर डॉट के साथ मैंने लिख दिया है ए बी के नाम से। ठीक है, एक क्लास क्रिएट कर ली। अगर आप चाहो तो नैफ कलर, नैफ वगैरह दे सकते हो, बट ये वाली कोशिश करना कि नैवबर ना दो। ठीक है, क्योंकि इस नैवबर क्लास के पीछे इसकी स्टाइलिंग ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की हुई होगी, तो आपस में कोलैप्स करते हैं ये, और इसकी स्टाइलिंग खराब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल करना है। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर ए बी मैंने दे दिया। ए बी देने के बाद मैंने यहाँ पर आकर कहा कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हम सिंपल कर देते हैं येलो ग्रीन करके। एक बार चेक करते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, पहले तो हमने लिंकिंग नहीं करवाई है, तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, लिंक करवा लेते हैं, लिंक सी एस एस। उसके लिए स्टाइल डॉट सी एस एस रिफ्रेश किया, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इस क्लास को मैंने कहीं पे भी डिफाइन ही नहीं किया है कि ये कहाँ पर हमें यूज करना है। तो ये जो बीजी लाइट है ना, इसकी जगह पे मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया, ए बी डिफाइन कर दिया। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम क्लास को जो है मल्टीपल क्लासेस नेम दे सकते हैं, क्लास नेम दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पर ही वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, आप इस पे भी एक अलग क्लासेस अपनी यूज कर सकते हो, अलग प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, इसके अंदर अलग प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। और ये सारी क्लास नेम्स होती हैं। अगर आप इसमें से कोई भी चीज रिमूव करते हो, बहुत देख कर रिमूव करना होता है, कोई भी ऐसी चीज आप रिमूव करते हो तो इससे फर्क पड़ता है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस खराब होती है। देखो, आपके पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, मैंने क्या करके हटाया है,
बीजी लाइट को हटाया है, ठीक है। देन अगर मैं ए बी देती हूँ तो आप देखो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सबसे मैंने लास्ट पे बताया ना कि आपकी इनलाइन मतलब कि सबसे पहले इनलाइन सीएसएस को ये लेता है ना। अगर हम देखें क्लास ऑलरेडी बीजी लाइट इसने दिया हुआ है तो ये पहले इसको ही लेगा। जब आप इसे रिमूव कर दोगे देन ये ए बी वाली इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको ले रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। डिसेबल वाली चीज ये है कि अगर मैं इस पे अभी क्लिक करूं तो कोई भी चीज नहीं होगी क्योंकि ये डिसेबल है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर आके इसको हम रिमूव कर सकते हैं, हमें चाहिए भी नहीं, इसकी नीड नहीं है। सिंपल मैंने एल आई को रिमूव कर दिया। यहाँ पे एल आई बेसिकली लिस्ट होता है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट ये यूएल अनऑर्डर लिस्ट कहलाता है और एल आई लिस्ट कहलाता है, ठीक है। एंकर टैग तो आपने पढ़ा ही है। देन इसको देखें अगर हम तो ये वाली चीज रिमूव हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये जो तीन चीजें आ रही हैं इसको मुझे सेंटर में करना है। उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, ये एम ई ऑटो आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपके पास कहाँ पर जाता है, एम ई से आपके पास स्टार्ट में आ रहा होता है लेफ्ट साइड पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आगे सेंटर में करना है। तो उसके लिए मैंने सिंपल क्या किया, कंट्रोल वाई। देन हम यहाँ पर आते हैं, एम एक्स, ठीक है। रिफ्रेश किया तो आप देखो आपके पास यहाँ पर सेंटर में ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मैं नेम वगैरह चेंज कर देती हूँ। मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए तो ड्रॉप डाउन से आप चीजें रिमूव कर सकते हो। अगर ड्रॉप डाउन चाहिए तो आप ड्रॉप डाउन को रख भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन ये वाली चीज मैंने रिमूव की और को मैंने कॉपी करके यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे होम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने अबाउट कर दिया या फिर अबाउट कर देते हैं। यहाँ पर आके मैंने सिंपल कांटेक्ट कर दिया। तीन ऑप्शंस मैंने रखे हैं, होम अबाउट और कांटेक्ट का, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, नवबर की जगह पे आप लोग एक इमेज इंसर्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो नवबर आपके पास आ रहा है ना, इस नवबर की जगह पे एंकर टैग नवबर, इसकी जगह पे जस्ट आपने क्या करना है, एक इमेज इमेज टैग लगाना है। इमेज टैग लगाने के बाद आपने इमेज को इंसर्ट करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें कहाँ पर जाना है, ये हमने कर लिया। क्लियर है यहाँ तक के? किसी को कोई मसला नवबर के अंदर? ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। नवबर के बाद हमारे पास क्या है, हम ग्रिड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रिड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। और इसके ब्रेक पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आकर लिखते हैं ब्रेक पॉइंट्स इन बूटस्ट्रैप 5। हम्म 5 कंटेनर्स आ रहे हैं तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसके ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पर आके इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद ये वाली चीज डिफाइन करूँ। ओके क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आके अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही मैं इसको कर रही हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव हुआ हुआ है। ये हैमबर्गर भी आपका प्रॉपर बिल्कुल वर्क कर रहा है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अगर हम जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग नहीं करते हैं तो ये वाली चीज़ भी परफॉर्म नहीं हो रही होती, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर आके देखें, रिस्पॉन्सिव पर है आपके ये, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नंबर्स डिफाइन हुआ हुआ होता है आपके पास, ठीक है। जैसे कि ये नंबर्स आप देखो, ये जैसे जैसे आप इस पे देख रहे हो, इसको छेड़ रहे हो, तो ये वाली चीज भी आपके पास कम और ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसको कम और ज्यादा करने पर तो वो किस तरह से आपके पास होता है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आके। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, 576, ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे वर्क करता है। जो कि बाय डिफॉल्ट आपका क्या, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है, स्मॉल आपने दिया है, तो वो उसके नीचे क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा स्मॉल ही लेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल कौन से नंबर पे होता है, 576, मतलब कि लेस देन हो किससे, 576 से, ठीक है। तो वो आपका किस में आ रहा होता है, यहाँ पर अगर आपका नंबर क्या है 576 है तो ये आपके किस में आ रहा होगा, ये एक्स्ट्रा स्मॉल में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं स्मॉल के अंदर, ठीक है, तो स्मॉल के अंदर आपके पास किस में आ रहा होता है कि ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, ठीक है। 576 के ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा तो आपके पास क्या आ रहा होगा, ये स्मॉल में ब्रेक पॉइंट्स इसके आ रहे होंगे, ठीक है। एस एम होता है, एम डी होता है, एल जी होता है,
मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सएल होता है, एक्स एक्सएल होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। तो ये सारे ब्रेक पॉइंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, जो कि जिसका हम क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर आकर दिखाऊं तो आप देखो एक्सपेंड एलजी आ रहा है कि ये आपके पास क्या हो जाए, ये नंबर लार्ज में जो है, लार्ज स्क्रीन में एक्सपेंड होकर है, ठीक है। जो कि आप देख रहे हो ये अभी यहाँ पे हैमबर्गर आ रहा है। अगर मैं ये वाली चीज हैमबर्गर की वजह से ये इस तरह से आ रहा है, जैसे ही आपकी स्क्रीन लार्ज होगी तो ये हैमबर्गर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे एक्सपेंड हो जाएगा आपका नंबर। तो ये क्लासेस हैं सारी के सारी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं पे ये इस तरीके से लार्ज स्क्रीन और इस तरह की चीजें यूज हो रही होती हैं। हम इसको एक बार यूज करना भी देख लेंगे कि नॉर्मली अगर हम खुद से कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं तो हम किस तरह से उसके ब्रेक पॉइंट्स को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम ग्रिड को भी पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ग्रिड के अंदर अगर आप आओ, नॉर्मली ग्रिड सिस्टम पे, ग्रिड बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें ग्रिड, ग्रिड जो है बेसिकली लेआउट के लिए हम यूज करते हैं। इसके अंदर कॉलम्स और रॉज दो डायमेंशन पे ये वर्क कर रहा होता है, टू डायमेंशन पे ये वर्क कर रहा होता है। कौन कौन से, एक तो कॉलम पे और दूसरा आपके पास रॉस पे, ठीक है। रॉ आपके पास किस वे में होता है, ये जो आपके पास जा रहा है ये एक रॉ में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो कि आप कह रहे होते हो, अगर इस वे में आ रहा है, ये जो आपके पास ये सारी चीजें डिफाइन हुई हुई है, ये वर्टिकल पे डिफाइन हुई हुई है, ये कॉलम्स पे डिफाइन हुई हुई है। ये स्पेन वन ये आपके पास क्या है, ये एक रॉ है, ठीक है। और ये इस तरीके से ये इस वे में आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब आप क्या, आपने देखा होगा मल्टीपल चीजें हमेशा एक कॉलम और रॉ में ही डिफाइन हुई हुई होती हैं, कोई भी चीज आप देख लो। तो उसके अंदर अगर मैं देखूं यहाँ पर, मुझे अगर एक कार्ड क्रिएट करना है, ठीक है, कुछ कार्ड्स क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर एक कार्ड आ जाए, यहाँ पे दूसरा कार्ड आ जाए, यहाँ पे तीसरा कार्ड आ जाए, तो उसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, हम ग्रिड की ही हेल्प से करेंगे, ठीक है। हम उसको किस में तोड़ेंगे, रॉज और कॉलम्स में तोड़ेंगे। किस तरह से, अगर हम यहाँ पर आके देखें, डॉट कॉल आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के ऊपर ये वर्क कर रहा होता है बेसिकली। अगर बाय डिफॉल्ट आप देखो तो, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि आपके पास कॉलम में ये आएगा, ठीक है। तो सिंपल हम इसको खुद से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ग्रिड को एक अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये आपकी हर जगह पे काम आ रहा होता है ग्रिड, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल मैंने यहाँ पर आके कमेंट कर दिया है, कार्ड सेक्शन, और मैंने एक डिव ले लिया है। उस डिव के अंदर अपनी एक क्लास दी है, किसकी, कंटेनर की, ठीक है। कंटेनर क्लास बेसिकली क्या कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है, और इस कंटेनर क्लास के अंदर भी क्या हुई हुई है, चीजें डिफाइन हुई हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर आकर, इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है H1, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो रिफ्रेश यहाँ पर आके करें तो हेलो वर्ल्ड आपके कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा होता है, आपके पास साइडों से कुछ जो है स्पेस कंडक्ट कर रहा होता है, ले रहा होता है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, हमें इसकी नीड है नहीं है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं H1 की हेडिंग में, अगर आप चाहो तो मेन्यू सेक्शन, बट अभी के लिए हम कार्ड देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, रॉ कहा, ठीक है, कि हमने एक रॉ लिया है और उस रॉ के अंदर हमें क्या करना है, तीन कॉलम्स लेना है, ठीक है। कॉलम्स कितने लेने हैं, तीन कार्ड्स क्रिएट करना है, तो हम कितने कॉलम्स लेंगे, तीन कॉलम्स लेंगे। तो आपके पास ग्रिड के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर ये वाली चीज है कि एक कॉलम जो है, जैसे कि 12 कॉलम्स आपके पास होते हैं, एक रॉ के अंदर आपके पास कितने कॉलम्स होंगे, 12 कॉलम्स होंगे। यहाँ पर आके अगर मैं देखूं तो ये आप काउंट कर सकते हो, ये 12 कॉलम्स होगा, 12 कॉलम्स इंडिविजुअली, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, आप इंडिविजुअली इस 12 कॉलम को यूज भी कर सकते हो। और और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मली इस पेन मतलब के मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आके क्या कहा कि मेरा एक कार्ड हो जो कि कितने कॉलम्स ले रहा हो, 4 कॉलम्स ले रहा हो। अगर हम तीन कार्ड्स लेंगे तो एक रो के अंदर तो 12 कॉलम्स हैं। तो 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो आपके पास किस में आ रहा है, 4 में ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 कॉलम्स के उसमें ले रहे होंगे इसको, ठीक है। डॉट कॉल मैंने लिया, ठीक है, कॉल हाइफन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आगे 4 कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, डिफरेंट टेक्स्ट लेना है, ठीक है, इमेज लेना है। इमेज लेने के बाद अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल चीजें आ रही होती हैं, कार्ड बॉडी सेक्शन आ रहा होता है, टाइटल आ रहा होता है। जरूरी नहीं है कि आप वो सारी चीजें यूज भी करो, ठीक है। नॉर्मली आप अपनी चीजें भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, जो कि मैं अभी अपने HTML यूज कर रही हूँ। इमेज मैंने लिया, ठीक है, इमेज लेने के बाद
इमेज मैंने इमेज टैग ले लिया। एसआरसी के अंदर आप क्या करोगे, नॉर्मल सोर्स डिफाइन करोगे, जो कि आपने क्या डिफाइन कर दिया सोर्स के अंदर। तो यहाँ पर आके इमेज अगर मुझे ले रही है तो आप इमेज नॉर्मली कहीं से भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर आके एक इमेज इंसर्ट कर लेती हूँ। ड्रैग कर लिया मैंने, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ पर आके ये वाली चीज आ गई, ठीक है। रीनेम किया मैंने, ABC के नाम से ये वाली इमेज रख लिया, ठीक। नॉर्मली ABC.jpg लिख दिया मैंने। देन इसको आगे हम एक बार चेक करते हैं, तो ये इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है, तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इसके साइज को सेट करते हैं। विड्थ मैंने दे दिया 300 और 200, तो आप देखो ये इमेज इस तरह से सेट हो गई। देन यहाँ पर आके मैंने क्या डिफाइन किया, मार्जिन टॉप। अब यहाँ पर जो है ना आपके पास मार्जिन डिफाइन हुए हुए होते हैं बेसिकली, ठीक है। मार्जिन टॉप आपके पास, एम का मतलब क्या है, मार्जिन है, तो मार्जिन टॉप अगर आपको देना है तो आप मार्जिन टॉप का यूज करोगे। अगर आपको नॉर्मली क्या करना है, सो उसे मार्जिन देना है, तो आप एम का यूज करोगे। मैंने क्या कहा, मार्जिन टॉप कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो मैंने यहाँ पर आके सिंपल मार्जिन टॉप 5 दे दिया। तो आप देखो स्पेस आ गया यहाँ से, ठीक है, मार्जिन ऐड हो गया यहाँ पर। अच्छा, इमेज कहाँ से क्लियर मिल सकती है, फ्री पिक एक अच्छी वेबसाइट है, अगर मैं दिखाऊं तो फ्री पिक से आप क्या कर सकते हो, अपनी सारी जो भी पिक्चर्स वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ के। बहुत अच्छी चीज़ें ये जो है, मतलब कि आपको दे रहा होता है, ठीक है, इसके पिक्सेल्स वगैरह भी नहीं फटता। और ये इमेज भी बेसिकली इसके ही हैं, ठीक है, फ्री पिक के ही हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। अच्छा, और उसके अलावा पिंटरेस्ट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहां से भी आप इमेज वगैरह यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी और क्लियर इमेज देता है, और बहुत अच्छी इमेज होती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। डिफरेंट टाइप के आपको वहां पर इमेजेस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं क्या बता रही थी यहाँ पर, ठीक है। ओके, ठीक है। देन यहाँ पर आते हैं, ABC मैंने इमेज दे दी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका कोई टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर आके इस डिव के अंदर ही आपने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, टेक्स्ट डिफाइन किया, H3। और H3 के अंदर मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया, माय फर्स्ट मेन्यू, मैंने ये लिख दिया। देन ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर आकर मैंने पैराग्राफ लिखा सिंपल, इसके लिए लॉरम और 10, ये आपको जस्ट 10 वर्ड्स दे देगा, ठीक है। तो आपके पास टेक्स्ट आ गया। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने डिफाइन क्या करना है, बटन डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पे क्लास BTN प्राइमरी, ये आपके पास क्या क्लास आ गई, ठीक है। आप इसको बटन टैग के अंदर लिखो या डिफ के अंदर लिखो, ये उसी तरीके से वर्क कर रहा होगा, ठीक है। ऑर्डर नाउ भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसी कार्ड को 3 हिस्सों में, मतलब कि यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, मतलब कि 2 और चाहिए कार्ड्स। तो एक रॉ के अंदर आप ये 3 चीजें, मतलब कि 3 बार डिफाइन करोगे, किस चीज को, इन चीज को, ठीक है। यहाँ पर आके सबसे पहले आपने क्या करना है, कोलैप्स कर लेना है इस चीज को, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि आप इसको देख सको कि ये वाली चीज इतनी ही है, ये डिव यहीं तक के क्लोज हो रहा है। देन कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद इंटर करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देन इंटर एंड पेस्ट, ठीक है। 3 टाइम्स मैंने ये किया है ये वाला काम, तो आप देखो 3 बार ये क्या हो चुका है, कार्ड्स आपके क्रिएट हो चुके हैं। इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हो, बूस्ट ऐप से कार्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर हमने यहाँ पर कर लिया, देन नीचे वाली लाइन में भी करना है, तो नीचे वाली लाइन के लिए आप पूरे रॉ के साथ या फिर पूरे इस कंटेनर के साथ क्या कर रहे होते हो, कॉपी कर रहे होते हो। क्यों, क्योंकि ताकि स्पेस भी रहे। अगर आप इसके साथ कॉपी नहीं करोगे और जस्ट ड्रॉ लोगे तो स्पेस नहीं रहेगा। ऑर्डर नाउ बटन के साथ ये क्या कर रहा होगा, मिक्स एक तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कॉपी कर लिया था, देन पेस्ट किया। तो आप देखो यहाँ पर भी आपके पास ये वाली चीज आ रही है। अगर हम इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने पर आपके पास क्या होगा, ये वाली चीज देखो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स का यूज करेंगे। ब्रेक पॉइंट्स का यूज किस तरह से करेंगे, हम कॉल पर आते हैं, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर राइट क्लिक करके, हमारी एक मीडियम स्क्रीन है, तो आपने देखा होगा नॉर्मली टैबलेट में जो है आपके पास 2 कार्ड्स नजर आ रहे होते हैं, और मोबाइल फोन में कभी कभी एक कार्ड नजर आ रहा होता है। अगर वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि दराज टाइप की चीज या फिर इस तरह के, तो 2 आ रहे होते हैं। या फिर नॉर्मली अगर कोई दूसरी वेबसाइट भी देखो तो 3 3 कार्ड्स नजर आ रहे होते हैं, 4 कार्ड्स नजर आ रहे होते हैं, तो वो ब्रेक पॉइंट्स में, मतलब कि ग्रिड के कॉलम्स में तोड़ा हुआ होता है उस चीज को। तो अगर मैं यहाँ पर तोड़ूं, तो मुझे अगर मीडियम स्क्रीन है मेरी और उसमें मुझे कितने कार्ड्स चाहिए, 2 कार्ड्स चाहिए, तो 12 हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं ग्रिड के, तो हम उसको कितने में तोड़ सकते हैं, 6 6 में तोड़ सकते हैं उस चीज को। तो सिंपल यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, कॉल MD हाइफन, और उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पर किसका यूज किया है,
सिक्स का यूज किया है कि मैंने इसको किस में तोड़ दिया, सिक्स में तोड़ दिया। देन अगर मेरी स्मॉल स्क्रीन हो, एमडी क्या है, मीडियम स्क्रीन, ठीक है, और सिक्स यहाँ पर क्या है, कॉलम, के ये कितनी मतलब के कॉलम्स लेगा, ठीक है। अगर मुझे स्मॉल स्क्रीन के लिए चाहिए तो कॉल SM, और मैंने यहाँ पर किसका यूज किया है, 12 का यूज किया है, ठीक है। कि मेरे पास अगर मेरी एक स्क्रीन मतलब स्मॉल स्क्रीन है, मोबाइल साइज पर जब ये आए तो तब क्या करेंगे, एक ही ले, ठीक है, कार्ड। देन अगर मैं इसको देखूं तो इस वाली चीज को मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर वाले को भी हम कर लेते हैं सेट, ताकि ये वाली चीज प्रॉपर वर्क करे। वरना अगर आपके एक कार्ड में इस तरह से हो और दूसरे कार्ड में मतलब कि दूसरी क्लासेस यूज हुई हुई हो, तो इस तरह से चीजें खराब हो जाती हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, तो वो वाली चीज आपकी बिल्कुल खराब रहेगी। तो इसलिए आपको इस चीज का ख्याल करना है। अच्छा, यहाँ पर आके अगर हम देखें तो ये आपके 100% पे, अच्छा कुछ जगहों पे मैंने क्या कहा कि इस तरह से होगा, कॉल MD-6, ठीक है। ये मीडियम स्क्रीन ले रहा है, ठीक है। देन रिफ्रेश किया इसको, मुझे क्या करना है अब इसमें सेट करना है, तो 444। देन अगर मैं इसको रिमूव करूं कंट्रोल D के साथ, कंट्रोल D बेसिकली शॉर्टकट की होती है आपके पास, किसके लिए, यूज करने के लिए। SM में आपके पास ये आ रहा है, क्यों आ रहा है ये वाला मसला हम देख लेते हैं एक बार। इस वाली चीज को अभी तो मैं कमेंट कर रही हूँ, देन उसके बाद उसको देखते हैं। क्लासेस का ही मसला होता है और डिफ का मसला होता है। जहां आपका डिफ खराब होगा ये वाले इश्यूज वगैरह आ रहे होंगे, तो ये एक डिफ के अंदर बंद है, ठीक है। अब क्लासेस हम देख लेते हैं, कॉल -LG-4, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया, कॉल SM-12। देन रिफ्रेश, तो इसको भी हम ले लेते हैं कॉल LG में। देन यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया, देन यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। देन इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके आप देखो स्मॉल स्क्रीन में ये आ रहा है, ठीक है। अब हमें मीडियम स्क्रीन में भी सेट करना है, तो उसके लिए सिंपल हमारे पास क्या है, कॉल MD, से भी आप यूज कर सकते हो इसको। तो सिंपल हम किस पे जाते हैं, हमें जो है नॉर्मली इस पे यूज करना है कि हम इंडिकेटर्स पे काम कर लें और प्रीवियस और नेक्स्ट पे काम कर लें। अगर आपको इस पे भी काम करना है तो आप इस पे भी काम कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिव होती हैं, इस वजह से हम इसका यूज कर रहे होते हैं। हमें कहाँ पर यूज करना है, नॉर्मली नैवबार के नीचे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आके एंड नैवबार मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। कोशिश किया करो जब भी आप अपनी एक पूरी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो कमेंट्स वगैरह किया करो, ताकि ये वाली चीजें आपके लिए भी आसानी हो ढूंढने में, कोई भी चीज सर्च करने में। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कैरोजल स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पर आके लिखा कैरोजल स्टार्ट, ठीक है। देन कैरोजल पेस्ट किया मैंने इसे। देन इसको अगर मैं आके दिखाऊं आपके पास, तो आप देखो यहाँ पर एक इमेज का आइकन आ रहा है और ये इंडिकेटर्स भी सारे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। इमेज नहीं है इस वजह से ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इमेज चाहिए तो हम फ्री पिक हम आए हुए हैं, यहाँ पर आकर बैनर सेक्शन कर लेते हैं, सर्च। तो यहाँ पर फूड पर ही कर लेते हैं, फूड, ठीक है। सिंपल ये लिखा तो मल्टीपल बैनर्स हमें मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से किसी भी बैनर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मसला नहीं है इसका। कोई भी आप डाउनलोड कर लो। देन मैंने डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हो रहा है। देन यहाँ पर हम आते हैं, इसको मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है। कट किया, कट करने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैं जब वहां पे पेस्ट करूंगी तो वाली चीजें मिक्स हो जाती हैं, आपको नजर नहीं आ रही होंगी। डाउनलोड के ऑप्शन में ढूंढने में थोड़ा सा मसला होता है। एक्सट्रैक्ट हेयर, देन ये वाली इमेज ये रही, ठीक है। इसको मैंने सिंपल क्लिक करके जस्ट यहाँ पे आके सिलेक्ट करके ड्रैग किया है, और इसका सिंपल मैंने मतलब कि रीनेम कर दिया। मैंने क्या रखा, ABC वो रखा था, यहाँ पर आके बैनर इमेज कर देती हूँ मैं, बैनर डॉट JPEG, ठीक है।
सिंपल। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या, कैरोजल एग्जाम्पल इंडिकेटर्स, ये आईडी वगैरह डिफाइन की गई है। कैरोजल स्लाइड, आप किसका यूज कर रहे हो, कैरोजल स्लाइड का यूज कर रहे हो। ये बेसिकली स्लाइड के बारे में बताता है कि जीरो पर पहला है, ठीक है, जो कि एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या है कि फर्स्ट बाय डिफॉल्ट जब भी आप पेज रिफ्रेश करोगे तो फर्स्ट स्लाइड ही आपके पास चलेगी, ठीक है। 1 2, अगर आपको और स्लाइड्स ऐड करने हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ये कैरोजल इनर का मतलब क्या होता है, कैरोजल के अंदर जो स्लाइड के अंदर आप क्या क्या ऐड करना चाहते हो। अब मुझे इमेज भी हो सकता है ऐड करनी हो, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट ऐड करना होगा तो आप कहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पर फिर ऐड करोगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने यहाँ से आके क्या कर दिया, इमेज को सिंबल एसआरसी के अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, बैनर डॉट जेपेग, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं एक बार। ये देखो, ये इमेज आपकी आ रही है यहाँ पर। देन आप जब सेकंड पे जा रहे होगे तो सेकंड पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो और इंडिकेटर्स भी ऊपर चले जाते हैं। तो सिंपल मैंने क्या किया, इसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया, नीचे वाले में पेस्ट कर देती हूँ। और एबीसी, एबीसी वाली इमेज मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो आइकन्स आ रहे हैं आप इस पे क्लिक कर सकते हो, देन आप ये देख सकते हो बैनर्स, ठीक है। अच्छा, इसको अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो आप स्टाइलिंग करोगे सीएसएस में जाके, ठीक है। और यहाँ पर आके इंडिकेटर्स को टारगेट करोगे, देन इसकी स्टाइलिंग इजीली हो सकती है, ठीक है। सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे एक कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आते हैं। देखो आपके पास मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पर, आप इसको जो एक्सप्लोर करोगे तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी इजिली। तो हम कहाँ पे चलते हैं, फॉर्म्स में चलते हैं। तो फॉर्म्स के लिए सिंपल ये रहा फॉर्म्स, ठीक है। मैंने क्या कहा, मुझे सिंपल ये ईमेल और पासवर्ड का ही फॉर्म चलेगा, ठीक है, मैं इसको ही ले लूंगी। तो इसके लिए सिंपल मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट किया है, ठीक है। कार्ड सेक्शन एंड कॉन्टेक्ट सेक्शन स्टार्ट। देन इसको अगर हम आके चेक करें तो आपके पास ईमेल वगैरह इस तरह से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ रही है। तो इसको मुझे सेंटर में करना है, उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, डिव क्लास कंटेनर, इसका मैंने यूज कर लिया। इसका यूज करने के बाद डिव को कॉपी किया, कट कर लो, ठीक है। कट करने के बाद पेस्ट मैंने कर दिया कंटेनर। देन ये मार्जिन देना है तो MT-5 यही मैंने यूज किया। तो आप देखो मार्जिन टॉप ऊपर से इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब नीचे आप लोग फुटर वगैरह क्रिएट कर लेना, ठीक है। फुटर भी आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, डिव दोगे, ठीक है। और डिव के अंदर आप किस में तोड़ोगे, इस तरीके से ग्रिड में तोड़ोगे, ठीक है। ग्रिड में किस तरह से, अगर मैं बताऊं आपको, आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर लेने के बाद आपने एक रॉ डिफाइन किया, ठीक है। अब उस रॉ के अंदर आपने क्या कहा कि एक मेरे पास क्या हो, कॉलम हो, ठीक है। एक लेफ्ट साइड में कॉलम आ रहा हो, एक सेंटर में आ रहा हो, एक राइट साइड में आ रहा हो, ठीक है। मतलब कि 3 कॉलम्स आपके पास आ रहे हो एक ही रॉ के अंदर। अब उस रॉ की हाइट काफी ज्यादा होगी। अब इस तरह से भी हो सकता है, नेस्टेड आप ये भी क्रिएट कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पर आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने डिव लिया, यहाँ पर आके क्लास आपने क्या लिया, रॉ लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या डिफाइन किया, कॉलम डिफाइन किया है, ठीक है। तो कॉलम डिफाइन करने के लिए देखो, ये एग्जाम्पल तो आपको दे रहा है बट हमें इस पर नहीं जाना है। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, डॉट कॉल, ठीक है। कॉलम आपने लिया, कॉलम में आपने किस में तोड़ा है, 4 में ही तोड़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर आप आकर क्या करोगे, डॉट रॉ, रॉ में डिफाइन करोगे, ठीक है। कि मतलब कि एक रॉ है मेरे पास, फिर दूसरी रॉ है, फिर तीसरी रॉ है, इस तरीके से, क्योंकि इस वे में आपके पास आ रहा होता है ना। अगर मैं कोई फूटर दिखाऊं आपको, या इसके अंदर अगर कोई फूटर वगैरह है, ये देखो इस तरह का फूटर, आप देखो अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं, अब ये किसमें है, 3 3 3 3, इस तरह से है। और ये सेंटर में इसको कर दिया गया, इसकी अलाइनमेंट कहाँ पर है, सेंटर में।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें टेक्स्टा लाइन वगैरह हम यूज करते थे, तो हम सिंपल यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, टेक्स्टा लाइन वगैरह यूज कर सकते हैं। इजीली आप इसको यूज करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर आके टाइपोग्राफी में आपके पास कौन सी चीजें आ जाती है, फॉन्ट साइजेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइजेस के अंदर मल्टीपल फॉन्ट साइजेस आ रहे होते हैं, H1 से लेके H6 तक के ही, ठीक है। आप सिंपल क्लास के अंदर क्या डिफाइन करोगे, H1 और H2 डिफाइन करोगे। और डिस्प्ले भी आपके पास होता है, डिस्प्ले 1 से लेके डिस्प्ले 6 तक आप इसका भी यूज कर सकते हो और आप उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल आपके पास, अगर आपको स्मॉल चाहिए तो आप स्मॉल टेक्स्ट का यूज करोगे, स्मॉल आपको मिल जाएगा। मार्क अगर आपको यूज करना है तो मार्क का आप यूज करोगे। अगर हम टेबल्स की बात करें इसके अंदर, तो आप इसके अंदर टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये टेबल वगैरह क्रिएट करके देता है। आपको स्ट्रिप टेबल चाहिए, बॉर्डर टेबल चाहिए या होवर टेबल चाहिए, ये सारी टेबल्स आपको क्रिएट करके देगा। ये देखो, ये डार्क टेबल है आपके पास, डार्क विथ स्ट्रिप्ट आ रहा है, और डार्क विथ होवर ये टेबल है। बॉर्डरलेस टेबल है ये, और कॉन्टेक्सुअल टेबल, मतलब कि मल्टीपल कलर्स इसके अंदर यूज हुआ है, ये सारे कलर्स हैं। अगर हम कलर्स के ऑप्शन में जाएं, ये बेसिकली कितने कलर्स डिफाइन कर रहा होता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। टेक्स्ट म्यूटेड है, टेक्स्ट प्राइमरी है, टेक्स्ट सक्सेस है, ये सारे आपके पास कौन से कलर्स हैं। बाय डिफॉल्ट जो बूटस्ट्रैप आपको मतलब कि प्रोवाइड करता है वो सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो आप इन सारे कलर्स का क्या कर सकते हो, इन सारी क्लासेस का यूज कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है इजिली, तो आप यहाँ से भी जाके इसको पढ़ सकते हो। अलर्ट्स वगैरह आपके पास चाहिए, अगर आपको अलर्ट्स वगैरह चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स को यूज़ कर सकते हो, ये सारे अलर्ट्स हैं। तो आप इसको इजीली यूज़ करो, ये अच्छे होते हैं, मतलब कि कलर वाइज। और बटन्स वगैरह, स्पिनर्स वगैरह, इसको एक बार जो है क्या कर लेना, देखना एक दो वेबसाइट आप क्रिएट करोगे बूटस्ट्रैप से, तो आपको इजीली आप वेबसाइट क्रिएट करना भी आपको आ जाएगा, और रिस्पॉन्सिव भी वो वेबसाइट होगी आपके, ठीक है। नॉर्मल HTML CSS से जब आप करते हो, तो HTML CSS से ये होता है कि आपको मीडिया क्यूरी की यूज, मतलब कि आपको मीडिया क्यूरी का यूज करना पड़ता है, जो कि काफी लॉन्ग प्रोसेस लगता है, बट उससे भी बहुत अच्छी बेहतरीन वेबसाइट क्रिएट होती है, ठीक है। इतना ही अभी तो बूटस्ट्रैप देख लिया हमने, ठीक है। आगे हम किसकी तरफ चलते हैं, जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, ताकि वो वाली चीज भी आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए सिंपल मैंने एक फाइल क्रिएट की है, जावास्क्रिप्ट डॉट, या मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने आके एक फोल्डर क्रिएट किया, किस नाम से, जावास्क्रिप्ट के नाम से। और इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की index.html के नाम से। देन दूसरी फाइल मैंने क्रिएट की है index.js के नाम से। अच्छा, बाकी किसी को बूटस्ट्रैप में कोई मसला है, किसी को कोई सवाल है बूटस्ट्रैप के अंदर? ठीक है, ओके। उस वही बस एक्टिव लगती है, बाकी सारे जो है मतलब कि ऐसा तो नहीं कि मोबाइल ऑन करके मीटिंग ज्वाइन करने के बाद इधर उधर घूम रहे होते हैं। एक्टिव है, सही है। अच्छा, यहाँ पर आके अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम देख लेते हैं वापस से जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद एक फाइल क्रिएट किया, एक index.html के नाम से, एक index.css के नाम से, JS के नाम से, ठीक है। .js क्या एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट की ही। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ चीज़ें देखेंगे। जावास्क्रिप्ट की अगर हम डेफिनेशन वगैरह देखें, वापस से वही डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। हम थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग साइड और सर्वर साइड देख लें कि स्क्रिप्टिंग साइड और सर्वर साइड क्या होता है। देन इसको मैंने अभी के लिए रिमूव किया। देन जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की तरफ आ जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आके इसकी अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, सिंपल मुझे इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है। आते हैं यहाँ पर। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब, ठीक है। आपके पास जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेसिकली। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पर आगे क्या लिखा है, स्क्रिप्टिंग VS, और या फिर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड भी आप कह सकते हो, ठीक है।
इमेजेस पे हम आते हैं। इमेजेस पे आने के बाद सिंपल हम इस पर आ जाते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को जरा मैं ओपन इन न्यू टैब कर लूँ, यहीं से आपको सारी चीजें समझा दूंगी। ठीक है, ये आपको एक इमेज नजर आ रही है। एक हमारे पास होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप जो भी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट आपके पास के क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट होता है क्या है, एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इट कैन कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड वैलिडेट डेटा। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, ये क्या करता है, कैलकुलेट कर रहा होता है, या फिर कोई अपडेट वगैरह करना, मैनिपुलेशन करनी है, वो काम कर रहा होता है। वैलिडेट कर रहा होता है कि डेटा ये आगे भेजना चाहिए, सेव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैलिडेट है, यूजर बिल्कुल वैलिडेट रखते हैं, मतलब कि ऑथेंटिक है या नहीं है, ये सारी चीजें कौन कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट कर रहा होता है। इट कैन अपडेट एंड चेंज बोथ HTML एंड CSS। अगर हम इसकी बात करें तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, HTML और CSS दोनों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने CSS में रहते हुए हमने क्या किया था, टारगेट किया था ना HTML को, उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए HTML CSS दोनों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, ये तो HTML वगैरह के लिए है। देन इसके अंदर हम आ जाते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कौन सी लैंग्वेज होती है। जावास्क्रिप्ट आपके पास क्या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो अ टेक्निक यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट एंड दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्क्रिप्ट एंड रन्स ऑन द क्लाइंट मशीन ब्राउजर, ठीक है। अगर हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखें तो क्लाइंट साइड क्या होता है, बेसिकली क्लाइंट साइड जो है, इसकी जो टेक्निक्स होती हैं, इसकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो आपके इस ब्राउजर पर ही वर्क कर रही होती है, ठीक है। जो कि आपका मल्टीपल ब्राउजर होता है, उसी के अंदर आपकी सारी स्क्रिप्टिंग वर्क कर रही होती है, क्लाइंट साइड के अंदर ये होता है। अगर हम सर्वर साइड की बात करें तो सर्वर साइड के अंदर पूरा एक सर्वर बना हुआ होता है, जो कि रिक्वेस्ट जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने किसी बटन पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आके डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक करने पर ये रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पर, ठीक है। अब सर्वर डिसाइड करेगा कि रिस्पॉन्ड क्या करना है। यूजर ने क्या किया, रिक्वेस्ट दी है, देन सर्वर को, सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो वो जो इस लैंग्वेज की जो स्क्रिप्टिंग है, बाकी सारी चीजें, कोड है, वो सारा एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रहा है, एग्जीक्यूशन कहाँ पर हो रही है, सर्वर पर हो रही है। और क्लाइंट साइड में क्या हो रहा है, आपके ब्राउजर पर एग्जीक्यूशन हो रही है आपके कोड की। जितना भी कोड होगा, एक सिंपल वे में ऐसे समझो, आपके सर्वर साइड के, क्लाइंट साइड के अंदर क्या होता है, आपके ब्राउजर पर ही सारी स्क्रिप्ट क्या हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है, रन हो रही होती है। कोड रन हो रहा होता है आपके ब्राउजर पर। सर्वर साइड में क्या होता है, आपके सर्वर पर आपका कोड रन हो रहा होता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कहाँ पे होती है, सर्वर पर होती है, जस्ट इस तरह से, ठीक है। अगर हम देखें एग्जीक्यूशन इन दी क्लाइंट साइड और दी वेब ब्राउजर, वही बात आ गई, और दी वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर पर हो रही होती है। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड। क्लाइंट साइड के अंदर क्या होते हैं, HTML CSS वगैरह यूज होते हैं, जबकि सर्वर साइड के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि PHP, पाइथन, जावा, रूबी, डॉटेड फ्रेमवर्क, और आपके पास नॉर्मली लैंग्वेजेस, ये दोनों चीजें आते हैं, ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द डेटा, ठीक है। आपके पास जो है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत, मतलब कि लो, अगर हम देखें तो इतना कोई अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आपकी एग्जीक्यूशन ब्राउजर पर ही होगी, तो कोई भी हैकर है या फिर कोई भी है, आपकी वेबसाइट अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई होगी, तो वो कोड इजीली क्या कर सकता है, वहां से हैक हो सकती है, और उसके कोड को हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सर्वर साइड पे होते तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और हमेशा नॉर्मली ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, इस तरह की वेबसाइट होती है, कभी भी आप देखोगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ नहीं बनी हुई होती है। हमेशा इंफॉर्मेशनल वेबसाइट ही HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई होती है, और UI ही हम हमेशा क्रिएट कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बैकएंड का काम होता है तो हम इसके अंदर ही कर रहे होते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स आपके पास आ जाते हैं, ये आपके पास क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बारे में था, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं। देन जावास्क्रिप्ट के अंदर आकर अगर हम देखें, जावास्क्रिप्ट की कुछ चीजें हैं, ठीक है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स वगैरह इस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से, कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उसको करने के बाद देन आगे ऑपरेटर्स वगैरह की तरफ चलेंगे, ठीक है।
अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर डेटा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर की तरह ही वर्क कर रहा होता है। एक कंटेनर अगर आपके पास है, ठीक है, ये एक बॉक्स है आपके पास, तो आप उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर कभी भी कोई भी चीज रख सकते हो। अगर आपने उस बॉक्स के अंदर समझो एक तरह से बॉटल्स रखे हैं आपने, तो एक लिमिट तक के बॉटल्स रखोगे, देन अगर आपको वो बॉक्स किसी और यूज पर चाहिए, तो आप वो सारी बॉटल्स निकाल के कोई दूसरी चीज उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो वेरिएबल्स भी बेसिकली इसी तरह से यूज होता है। आप अगर कोई वैल्यू क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो उस जगह पर, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर उसको छोड़ के, मतलब कि उसको हटा के दूसरा वेरिएबल भी अपना क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। तो ये आपके पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। देन वेरिएबल को हम 4 टाइप से मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर यूजिंग लेट और कॉन्स्ट आप यूज करते हो। ओल्डर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वॉर्स आप यूज कर रहे होते हो और ऑटोमेटिकली यूज करते हो, जो कि ये रिकमेंडेड नहीं है, आप वॉर का बहुत कम यूज करते हो। और ऑटोमेटिकली जो आपके पास होता है, हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे तीनों चीजें कि तीनों चीजें किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली अगर हम बात करें, तो हम 3 वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आ जाते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने क्यों क्रिएट किया है, और इंडेक्स डॉट जेएस मैंने क्यों क्रिएट किया है, इसलिए कि आप देखो, जिस तरीके से आपके पास मल्टीपल सीएसएस को इंक्लूड करने के लिए आपके पास चीजें आती है ना, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के लिए भी आती हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह से एचटीएमएल के अंदर वर्क करेंगे, हम ये देखेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई चीज देख रहे हैं, तो वो आपके पास आपके ब्राउजर पर किस तरह से शो होगी, हम ये करके चेक कर लेते हैं एक बार। ये मैंने लिया है, ठीक है, और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या किया, अलर्ट एक मैसेज शो करवाया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, ये मैसेज मैंने लिखा है। देन मैंने सेमी कॉलन का यूज कर लिया। अगर मैं इसको कॉपी पाथ कर रही हूँ, ठीक है, कॉपी पाथ करने के बाद मैंने अपने ब्राउजर पर क्या किया, पेस्ट किया है। ठीक है, तो आपके पास सेम एज इट इज वही कोड आ जाएगा। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर भी करके आप ये चेक कर लेना, आपका वही कोड क्या होता है, आपके ब्राउजर पर शो हो रहा होता है। तो हम हमेशा क्या करवाते हैं, लिंकिंग करवाते हैं अपने एच टी एम एल पेज के अंदर, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक मतलब कि स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो यहाँ पर आकर मैंने सिंपल क्या किया, इसको लिंक करवाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट एसआरसी। ठीक है, एसआरसी के अंदर मैंने क्या दिया है, सिंपल इंडेक्स डॉट जीएस दिया है। अगर हम यहाँ पर आके चेक करें, नॉर्मली मैं इसको क्या करती हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो मैंने सिंपल इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दी, डॉट एच टी एम एल। तो आप देखो एक अलर्ट मैसेज आपके पास शो हो रहा है, मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है आपके पास। ठीक है, अगर आपको इंटरनल ही जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो आप किस तरह से यूज कर सकते हो, आप नॉर्मली इसके अंदर भी स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो, आप सिंपल बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो। दोनों तरह से आप ये काम कर सकते हो। जस्ट लाइक अलर्ट हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पर दिया, तो ये आपके पास परफॉर्म हो रहा होगा। पेज जैसे ही आपका रिफ्रेश होगा, ठीक है, वैसे ही आपके पास एक अलर्ट मैसेज आ गया। देन अगर मैं बात करूँ इसकी कंट्रोल के साथ, या फिर इसको मैंने इस स्क्रिप्ट के अंदर रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आके अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देख रही हूँ, तो आपके पास ये भी वर्क कर रहा है। मतलब ये 3 तरीके जो भी आपके पास है, आप इन सबसे क्या कर सकते हो, अपने इंडेक्स डॉट जे मतलब के जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। कोशिश ये किया करो, स्क्रिप्ट जब भी आपके पास आए तो आप बॉडी के नीचे यहाँ पर रखो। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होता है, स्क्रिप्ट जो है ना, हमेशा लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो ज्यादा कोशिश ये होती है कि हम हमेशा बॉडी के नीचे रखें, ताकि हमारी स्टाइलिंग और हमारे स्ट्रक्चर पे फर्क ना पड़े यहाँ पर। इसको मैंने अभी के लिए क्लोज कर दिया, मतलब कि रिमूव कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पर आगे रिमूव कर दिया। सिंपल इसको हम रखते हैं, देन ये, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम वेरिएबल्स देख लेते हैं कि वेरिएबल्स वगैरह किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, देन उसके बाद हम बाकी दूसरी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें वेरिएबल्स, हमारे पास 3 वेज हैं डिक्लेयर करने के वेरिएबल्स। कौन कौन से, सिंपल फर्स्ट हमारे पास वॉल लेट और कॉन्स्ट, ये 3 हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। कीवर्ड्स कह लो, वेरिएबल्स कह लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। मैंने सिंपल यहाँ पर आके कमेंट किया। कमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वेरिएबल्स, ये मैंने लिखा। मैंने क्या किया, वर्ड लिखा है। ठीक है, वर्ड लिखने के बाद a इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा है। अब वॉर लेट और कॉन्स्ट, यहाँ पर आके मैं लिख देती हूँ वॉर लेट कॉन्स्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। देन ए
इक्वल्स टू ए मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। देन यहाँ पर आके अगर मैं 10 लिख रही हूँ तो 10 मेरे पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है, जो कि ए के ऊपर क्या हुआ हुआ है, ए के अंदर जो है स्टोर हुआ हुआ है। ए वेरिएबल, अगर कहीं पे भी मुझे 10 की नीड होगी ना, मैं किसका यूज कर सकती हूँ, ए का यूज कर सकती हूँ। आप हमेशा मैथ्स के अंदर भी तो यही करते थे ना, कि आपको कोई भी चीज जो है इस तरीके से सॉल्व करनी होती है तो आप क्या करते हो, इमेजिन करते हो या फिर सपोज करवाते हो। देन उसके बाद आपने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दी और उसको जो आगे करके यूज कर लिया। जब जब आपको वैल्यू यूज करनी होती है, आप क्या एक्स की जगह पे या वाई की जगह पे वो वैल्यू यूज कर लिया करते थे। तो सेम एज इट इज, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो जावास्क्रिप्ट आपको समझने में बहुत इजी तरीके से आप समझ जाओगे। तो जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी कैलकुलेशन टाइप की है और मजा भी आता है इसको करने में। तो वॉर ए इक्वल्स टू मैंने 10 लिखा, तो वॉर मेरे पास क्या आ गया, एक वेरिएबल मतलब कि एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। वॉर कीवर्ड यहाँ पर आ गया और ये मेरे पास वेरिएबल नेम है, ठीक है। ये कीवर्ड है और ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल नेम है, ठीक है। आप यहाँ पर वी नेम मैंने लिख दिया है, ये इस तरीके से समझ लो। देन उसके बाद आपने क्या कहा कि आगे क्या है, वैल्यू है उसकी, जो कि यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, इसको देखना है अपने ब्राउजर के अंदर या फिर ब्राउजर के अंदर देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने यहाँ पर सिंपल क्या दे दिया, ए दे दिया, डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर उसको राइट कर देगा। कैसे, अगर मैं रिफ्रेश करूँ इस पेज को तो आपके पास वैल्यू आ रही है क्या, 10 आ रही है। मतलब क्यों यूज होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दे क्या, ए को राइट कर दे। अब ये सारे आपके पास क्या आते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स आते हैं। आप इन सारे कीवर्ड्स के वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। केस सेंसिटिव पता है किसी को, केस सेंसिटिव के बारे में पता है किसी को कि केस सेंसिटिव क्या होता है। अहमद को पता है क्या होता है, अहमद। अहमद आंसर करेगा, अहमद केस सेंसिटिव के बारे में बताओ आप। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि केस सेंसिटिव क्या होता है। देन आगे ये वाली चीज है, ठीक है। केस सेंसिटिव बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आके मैं लिख रही हूँ ताकि ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आके एक ऑप्शन भी आ रहा है तो हम इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव के अंदर क्या होता है कि आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है, जस्ट लाइक NAME, ये सारे क्या है, स्मॉल में, ठीक है। और आपने जॉन लिखा है, ठीक। अगर आप दोबारा से यही वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो ना, और आपने एन कैप्स में लिखा है, तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल क्या है, चेंज है, अलग डिफरेंट है, ठीक है। ये आपके पास क्या कहलाता है, केस सेंसिटिव कहलाता है। हमेशा आपके वेरिएबल नेम के अंदर कैप्स और स्मॉल दोनों इसमें क्या कर रहे होंगे, मतलब कि ये वाली चीज जो है वर्ड रखती है, मतलब कि काम करती है कि ये दोनों चीजें क्या है, कि अलग अलग ही, डिफरेंट है। अगर आपने सिंपल यही नेम क्या किया है, यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नेम जो जॉन है अब अपडेट होके क्या हो जाएगा, डॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव कहते हैं। इसका मतलब अगर मैंने ए यहाँ पर ए इस तरह से लिखा है और यहाँ पर ए प्रिंट करवाने के लिए मैं कैप्स ए लिखती हूँ, इसका मतलब हमारे पास कोई भी चीज शो नहीं होगी क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो ये वाली चीज तो गलत हो गई आपके पास। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसके अंदर वर्क कर रहे होते हैं कि हम इसको जो है ख्याल करें कि ए कैप्स में तो स्मॉल में ना जाए, स्मॉल में तो कैप्स में ना जाए, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, एक बार वापस से बता देती हूँ। बिल्कुल, कैपिटलाइज का क्या है, स्मॉल का भी ख्याल रखता है। अच्छा, केस सेंसिटिव में क्या होता है, अगर आपने क्या किया है, नेम जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे आके मैं यहीं की एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसकी छोड़ देते हैं। अगर सिंपल हम देखें तो ए मेरे पास क्या है, नॉर्मल ए एक वेरिएबल है, ठीक है। और आपके ब्राउजर पर ये वाली चीज क्या हो रही है, शो हो रही है, वैल्यू आपकी आ रही है ना यहाँ पे 10, ठीक है। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए और मैंने गलती से क्या किया, बाय मिस्टेक मैंने कैप्स ए लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर आके कैप्स ए लिख दिया,
तो आपके ब्राउजर पर ये वाली चीज शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि ये एक वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है। तो केस सेंसिटिव कहलाता है यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब कि आपके वेरिएबल नेम्स कैप्स में हो तो कैप्स में ही आपने लेना है, स्मॉल में हो तो आपको स्मॉल में ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर है। चलो आगे हम चलते हैं, ठीक है। वॉर आपने देख लिया, वॉर के अंदर आपने क्या कहा कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर क्या लिखा है, वॉर ए इक्वल्स टू 20, ठीक है, और यहाँ से मैंने ए को रिमूव करके स्मॉल ए ही कर दिया। तो आप ने यहाँ पर वैल्यू क्या की है, डिक्लेयर किया है, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने वैल्यू क्या किया है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो अपडेट हम कह सकते हैं, ठीक है, कि आपने वैल्यू यहाँ पर क्या किया, अपडेट किया, ठीक। तो यहाँ पर आके सिंपल अगर हम देखें, रिफ्रेश करें, तो 20 आपके पास आ रहा है, ठीक है। आप इसको अपडेट इस तरह से भी कर सकते हो, वॉर का सिंबल आपने नहीं रखा, आपने सिंपल क्या किया है, 20 लिखा है तो 20 ही आपके पास आएगा। तो ये वैल्यू आपने क्या किया, अपडेट किया है। वॉर जैसे ही मैंने लिखा और ए इक्वल्स टू, और मैंने ए इक्वल्स टू 10 लिख दिया, ठीक है। या फिर 10 के अलावा मैंने यहाँ पर आके 50 लिख दिया, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, रीडिक्लेयर हो रही है, ठीक है। डिक्लेयर पहले आपने किया, देन अपडेट किया, देन रीडिक्लेयर किया, मतलब ये चीजें आगे पीछे आपके पास क्या होती हैं, अपडेट होती जाती हैं। आपने अगर रिफ्रेश किया पेज को तो 50 आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अपडेट होकर वैल्यू आ रही है, जो लेटेस्ट आपने लास्ट वाले पे काम किया होगा ना, वो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक के? ये वॉर के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है, ठीक है, कि रीडिक्लेयर भी आप कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली लेट के अंदर मैं बताऊं, तो लेट को हम एक बार करके चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर आके लेट दिया, लेट बी इक्वल्स टू, यहाँ पर स्ट्रिंग, बेसिकली ये हमारे पास डेटा टाइप्स भी होता है, जैसे कि ये हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर हम कह लें या फिर न्यूमेरिक कह लें, इंटीजर हमने यूज किया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। स्ट्रिंग मैंने दे दिया, देन इसको मुझे क्या करना है, चेक करना है, तो उसके लिए मैंने सिंपल क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देन बी, ठीक, ये मैंने लिखा, रिफ्रेश किया तो हेलो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। हेलो लिखने पर मुझे क्या करना है, अब मेरी वैल्यू में भी अपडेट करनी हो, तो उसके लिए मैंने सिंपल बी लिखा, बी लिखने के बाद वर्ल्ड लिख दिया, कि हेलो की जगह पे अब मेरे पास क्या है, वर्ल्ड है। तो आप देखो वर्ल्ड आ रहा है। अगर आपको सिंपल वापस से क्या करना हो, रीडिक्लेयर करना हो, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेट बी जावास्क्रिप्ट रीडिक्लेयर नॉट अलाउड, रीडिक्लेयर अलाउ ही नहीं करता है लेट के अंदर, ठीक है। तो हम इसको एक बार करके भी चेक कर लेते हैं, आप खुद देख लेना। तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, देन यहाँ पर आपको एरर दे रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर वेरिएबल, आप रीडिक्लेयर इसके अंदर कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है, लेट के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, डिक्लेयर कह लो, असाइन कह लो, बात एक ही है। क्लियर है यहाँ तक के? देन आगे हम चलते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, कॉन्स्ट के अंदर बेसिकली हम जो है, अगर देखें आपने नॉर्मली देखा है ना कि कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, तो यहाँ पर भी वही है कि कॉन्स्ट, एक बार कांस्टेंट अगर हमने एक वैल्यू डिफाइन करती है, इसका मतलब क्या है कि हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं उस वैल्यू को। जैसे कि मैंने पाई अगर एग्जाम्पल देखें, 3.14 ही वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आके अगर मैं देखूं, अभी वर्ल्ड आपके पास लिखा हुआ है, इसकी वजह से आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यहाँ पर ये लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन यहाँ पर मैंने फाइल लिखा, ठीक है। रिफ्रेश किया तो आप देखो 3.14 आ रहा है, आपके पास वैल्यू आ रही है। देन मुझे बी आर टैग चाहिए, तो मैंने प्लस बी आर टैग का यूज कर लिया, तो आपके पास लाइन ब्रेक होके 3.14 नीचे वैल्यू आ रही है। अब अगर मुझे अपडेट करनी होगी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे पाई लिख के अपडेट नहीं करूंगी, ठीक है। 3.15 आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखो आपकी वैल्यू ही रिमूव हो गई, क्योंकि अपडेट अलाउ ही नहीं करता है ये। क्लियर है? तो आपके पास ना ही रीडिक्लेयर ये करता है, ना ही अपडेट करता है। आपको अगर चेंज करनी होगी वैल्यू, तो आप यहीं पर आके कांस्टेंट के अंदर ही चेंज करोगे, यहाँ पर वेरिएबल जहाँ पे आपने असाइन किया हुआ होगा, ठीक है। तो आपके पास 3.15 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। क्लियर यहाँ तक क्या?
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आके अगर हम चेक करें तो कुछ हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और कुछ हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, पिक, इंट और सिंपल इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। देन यहाँ पर आके जो जो इंपॉर्टेंट है वो वाली चीज हम देखेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके पास स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड और नल में आपके पास आ जाता है। ठीक है, ई के अंदर मैं डिफाइन कर देती हूँ नल। देन यहाँ पर आके अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, एरे, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास किस में आती हैं, नॉन प्रिमिटिव में आती हैं। ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप्स आपके पास कौन से होते हैं, अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अलावा अगर हम कोई नंबर डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो अगर हम देख रहे हैं स्ट्रिंग, इंटीजर कह लो, नंबर कह लो। ठीक है, प्रिमिटिव दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ये सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं और नॉन प्रिमिटिव के अंदर ये ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग तो हमने देख लिया कि ये स्ट्रिंग इस तरह से यूज होता है। नंबर भी हमने देख लिया कि नंबर इस तरह से यूज होता है। ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, स्ट्रिंग और नंबर हो गए। बुलियन हमारे पास क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं, अनडिफाइंड और नल क्या कहलाता है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने नंबर बुलियन के लिए क्या किया, बुलियन बेसिकली मेरे पास ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। ठीक है, कहीं पर भी आपको यूज करना होगा कि या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, इसलिए उस जगह पे आप किसका यूज करोगे, बुलियन का यूज करोगे। मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पर आके लेट किया है, लेट ए इक्वल्स टू, मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। देन यहाँ पर आकर मैंने क्या डिफाइन किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। ठीक है, देन रिफ्रेश किया इस पेज को तो आपके पास क्या आउटपुट में आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू आप इसी तरह से लिखते हो। ठीक है, फॉल्स भी आप इसी तरह से लिखोगे, आप अपनी वैल्यू डिफाइन करते हो। जब आप ऑपरेटर्स पढ़ोगे ना, ऑपरेटर्स में बाय डिफॉल्ट ये बेसिकली किसमें आपको रिटर्न करता है, बुलियन में ही रिटर्न करता है आपकी वैल्यू। ठीक है, कि आपका आंसर ट्रू है, आपका आंसर फॉल्स है, इस तरह से। तो इसको हमने देख लिया। ठीक है, बुलियन आपके पास इस तरह से वर्क करेगा। अनडिफाइंड क्या होता है कि आपने वैल्यू यहाँ पर क्या किया, डिफाइन, यहाँ पर आपने वैल्यू दे दी है। ठीक है, एक तरीके से असाइन कर दिया है, बट आपने क्या बताया नहीं है कि उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। जस्ट ये पता है कि आपने एक वैल्यू इनिशियलाइज की है, जस्ट वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल तो बना दिया बट इसको डिफाइन नहीं किया है कहीं पर भी, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, ठीक है, अनडिफाइंड आ रहा है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास नल क्या कहलाता है, तो ए इक्वल्स टू, मैं क्या कर रही हूँ, नल लिख रही हूँ। ठीक है, तो नल लिखने पर आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी नल ही आएगा। क्यों नल आएगा, नल का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, बट इन फ्यूचर में भी कोई वैल्यू यहाँ पर हम रखें। ठीक है, तब हम जाके वहां पर किसका यूज करते हैं, नल का यूज करते हैं। ठीक, तो ये वाली चीजें हमारे पास हो गई। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम देख लेते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास किस तरह से होता है। टाइप ऑफ भी मैं बता देती हूँ। टाइप ऑफ बेसिकली किस तरह की इसलिए आप यूज करते हो, टाइप ऑफ आप इसलिए वजह से यूज करते हो कि आपको जब देखना हो कि आपकी वैल्यू मतलब कि आपका डेटा टाइप कौन सा है। अब जैसे कि लेट ए मैंने किया ना और यहाँ पर नल दिया है मैंने, यहाँ पर आके मैंने क्या कहा कि मुझे टाइप ऑफ में बता दो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाय डिफॉल्ट ये नल, अनडिफाइंड, ये सारे आपके पास किस में लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में लेता है। अगर मैं यहाँ पर आके 312 दे रही हूँ और मैंने टाइप ऑफ क्या कहा कि मुझे टाइप ऑफ बताओ, ये क्या बता रहा है, नंबर है ये। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आके स्ट्रिंग के अंदर इसको डिफाइन कर दिया, तो ये क्या बता रहा है, स्ट्रिंग है मेरे पास। ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ क्या बताता है, टाइप ऑफ बेसिकली एक फंक्शन कह लो, मेथड कह लो, ये आपके पास टाइप बताने के लिए काम आता है कि आपका डेटा टाइप कौन सा है। तो इसको हम इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एरे और ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज करते हैं, हम उसको देख लेते हैं। एरे बेसिकली आप मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को यूज करने के लिए यूज करते हो, मतलब आप मल्टीपल डेटा को यूज कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल 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 कर सकते हैं, अभी मैं उस पर भी आऊंगी, वेट करो थोड़ा सा। मीटिंग एंड होने वाली है, मैं वापस से लिंक शेयर के अंदर आपके पास एरे नहीं डिफाइन करेगा, मतलब कि एरर कोई भी हो तो वो डिफाइन नहीं करेगा। बट अगर आप कंसोल के अंदर डिफाइन करते हो ना, आप कंसोल के अंदर वही चीज डिफाइन कर देते हो, बता देते हो कि ये वाली चीज है। जहां पे भी एरर आएगा कंसोल के अंदर फौरन वो बता देगा कि ये वाली चीज आपकी मिसिंग है। कैसे, यहाँ पर आके मैंने 8 आर किया। ठीक है,
देन रिफ्रेश किया तो वो क्या कह रहा है, अनकाउंट रेफरेंस एरर। ठीक है, रेफरेंस एरर, ए आर इज नॉट डिफाइंड, ए आर है ही नहीं यहाँ पर। और कंसोल के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शंस यहाँ पर आ रहे होते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, सिंपल यहाँ पर आके ए डबल आर अगर मैं लिखती हूँ, देन रिफ्रेश करती हूँ, और मैंने यहाँ पर आके सिर्फ ए लिखा है, ए से रिलेटेड जितने भी आपके पास फंक्शंस होंगे ना, जितने भी मेथड्स होंगे, वो सारे यहाँ पर आ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको भी यूज कर सकते हो यहाँ पर भी। ठीक है, जस्ट एक चेकिंग पर्पस के लिए, और कुछ भी नहीं है कंसोल। अच्छा, आवाज कम हो गई, अब क्लियर है? कंसोल जस्ट एक चेक पर्पस के लिए, मतलब कि एरर फाइंड करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। देन उसके अलावा हम बेसिकली कहीं पर भी यूज़ कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आप यूज़ कर लो, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, बेसिकली मैं खुद भी अगर जावास्क्रिप्ट का काम करती हूँ या फिर कुछ इस तरह की चीज़ होती है, तो मैं कंसोल के अंदर ही काम कर रही होती हूँ, क्योंकि ये एरर फाइंड करने के लिए बहुत अच्छा, मतलब क्या हुआ है, ठीक है, एक तरीके से टूल है। अब अगर हम बात करें एरे के अंदर, एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है। अगर मुझे, अब अगर हम देख रहे हैं ना एरे, ए डबल आर, तो आपके पास इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं इसी को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी लिखूँ ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया, ए डबल आर लिख दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। देन यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, आप देखो वन आमना ट्रू मैथ्स इस फॉर्मेट में आ रहा है आपके पास, कॉमा के साथ सेपरेट हो गए, ये समझो एक तरीके से एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंडेक्सिंग फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये दे रहा है। तो उसके लिए आपको अब अगर करना होगा एक को टारगेट, जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आमना को टारगेट करना है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगी, इंडेक्स नंबर वन लिखूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी इंडेक्सिंग हमेशा इंडेक्स में किससे स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। मैंने जीरो लिखा यहाँ पर आके, कॉमा, वन लिखा मैंने, टू लिखा एंड थ्री लिखा, जीरो, वन, टू एंड थ्री। मतलब कितनी वैल्यूज हैं, है तो फोर, बट इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली देखें तो थ्री तक के नंबर्स आपके पास आएंगे। अगर मुझे आमना को टारगेट करना है तो मैं किसको, वन लिखूंगी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, रिफ्रेश किया, आमना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, कंसोल के अंदर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा कंसोल के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो कोई भी चीज नहीं दी है, इस वजह से नहीं आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक के? किसी को कोई मसला है यहाँ पर? जावास्क्रिप्ट थोड़ा लंबा टॉपिक है वैसे तो, बहुत सारी चीजें हैं, जावास्क्रिप्ट जितना भी आप पढ़ लो उतना कम लगेगा। ये देन अगर हम बात करें उसके अंदर, एरे लेंथ तो देख लेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी आपके पास एरे की तरह ही काम करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू पेयर में हम डेटा स्टोर करते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पर आके सिंपल क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लेंथ परसेंट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक परसेंट नाम से क्या है, एक वेरिएबल है, और जब भी आपके पास कर्ली ब्रेसेस है मतलब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने क्या कहा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने डेटा अपना स्टोर करवा दिया। नेम, मैंने क्या लिखा, नेम आमना है। ठीक है, एज उसकी क्या है, 20 है, सिटी कराची है। ठीक है, अब नेम यहाँ पर क्या है, की है। ठीक है, की है, और ये क्या है, वैल्यू है। की एंड वैल्यू पेयर में डेटा हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। अगर मुझे इसको टारगेट करना होगा, मैं किस तरह से टारगेट करूंगी, console डॉट लॉग परसेंट। ठीक है, परसेंट लिखने के बाद जैसे ही मैंने लिखा, तो आप देखो ये सारे डेटा जो है उसी फॉर्मेट में आ रहा है, जस्ट जीरो वन टू की जगह पे एज सिटी नेम आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मुझे console डॉट लॉग के अंदर क्या करना है, परसेंट मतलब कि इस नेम को टारगेट करना है, तो डॉट नेम के साथ हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। डॉट नेम मैंने लिखा, तो आप देखो आमना यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपको एज चाहिए, तो आप यहाँ पर किसका यूज कर सकते हो, एज का जस्ट यूज कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रही होगी, एज जस्ट आ रही होगी। ठीक है, इस तरह से आप टारगेट कर रहे होते हो। क्लियर है यहाँ तक क्या? ऑपरेटर्स हमने देख लिया, देन डेटा टाइप्स हमने देख लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर हम बात करें किसकी, नॉर्मल उसकी, कि हमें क्या करना है, कंडीशंस देखना है। ठीक है, कि कंडीशंस हमारे पास अगर हैं तो
कंडीशंस मैंने लिखा, ठीक है। कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशंस क्या होते हैं, ये वाली चीजें हमें देखनी है। इसके अलावा भी हमारे पास ऑपरेटर्स भी होता है, तो हम पहले ऑपरेटर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंडीशंस में आ जाते हैं, ठीक है। वरना आपके लिए मसला होगा कि ऑपरेटर्स जब आपको पता नहीं होगा तो कंडीशंस में आपको इश्यूज आ रहे होंगे, ठीक है। तो पहले हम ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें, ठीक, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर्स आपके पास आ रहे होते हैं बेसिकली। ऑपरेटर्स अब क्या होते हैं, अच्छा, स्लाइड तो मेरे पास जीएस की बनी हुई है, लेकिन बहुत एडवांस की बनी हुई है, वो मैं देखूंगी अगर उसको मैं एक जगह पे सेट कर सकूं, जैसे कि बेसिक, तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी उसको, ठीक है। उसके अलावा चलो आगे चलते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह इस तरह की चीजें। अगर मुझे प्लस करवाना है अपनी वैल्यू, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, लेट ए इक्वल्स टू 10, लेट बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद मैंने कंसोल के अंदर क्या कहा, कंसोल डॉट लॉग देन ए प्लस बी। क्लियर है, यहाँ पर आके इसको मैं क्या कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ, वरना ऊपर की चीजों की वजह से ये वाली चीज मेरी खराब होगी। देन रिफ्रेश किया इस पेज को, तो मेरे पास नंबर क्या आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। मतलब क्या है कि ये वैल्यू प्लस करके दे रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरह से यूज कर रहे हो, और ये सारी चीजें बहुत आगे चल के यूज होती हैं ऑपरेटर्स तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, क्लियर करना है। देन अगर हम बात करें प्लस प्लस की, और मतलब कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंक्रीमेंट कहलाते हैं, और ये डिक्रीमेंट कहलाता है। यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया क्या, डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या है और डिक्रीमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, वो जो कि क्या है, 10 है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर आके A10, मेरे पास अभी क्या होगा, 10 वैल्यू आ रही होगी, 10 आ रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आके क्या कहा कि A प्लस प्लस, अब मेरी वैल्यू क्या आएगी मैं उसको चेक करूंगी, अभी भी मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है। अब मैंने यहाँ से आके प्लस प्लस यहाँ से रिमूव करके पहले लगा दिया, ठीक है। तो आप देखो 11 वैल्यू हो गई। प्लस प्लस से क्या होता है, इंक्रीज होती है आपकी एक वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या कहलाता है, प्री इंक्रीमेंट कहलाता है, और दूसरा आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पर आके मैं लिख देती हूँ, प्री इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, और जो इसके अलावा प्री इंक्रीमेंट भी आपके पास होता है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट इस तरह से, प्रीफिक्स आप कह लो या पोस्ट फिक्स कहो, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है आपके पास, कि पहले क्या हो, ऐड हो, देन आपके पास आपकी वैल्यू शो, ठीक है, प्रिंट करवाए। अगर हम बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट की, ठीक है, बाद वाले की, तो तब क्या होता है, आपके पास आउटपुट में 10 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वैल्यू पहले प्रिंट हो चुकी है, तो अब कोई मकसद ही नहीं बनता है कि ये प्लस करे आपकी वैल्यू को। तो इसलिए आप किसका यूज करते हो, यहाँ पर आके आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपको पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करना है या प्री इंक्रीमेंट यूज करना है, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे डिक्रीमेंट भी आपके पास इसी तरह से वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया, देन रिफ्रेश किया पेज को, यहाँ पे 9 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले इससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, देन इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर आप माइनस क्या करते हो, बाद में लिखते हो, तब आपके पास क्या वैल्यू आ रही होती है, 10 ही आ रही होगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू माइनस करेगा ही नहीं है। आ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के। पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली चीज आपको और अच्छे तरीके से क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आते हैं वापस। तो मैं क्या बता रही थी, बाकी ऑपरेटर्स हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया, देन हम यहाँ पर आके देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली आपके पास इस तरह से वर्क करता है कि ए इक्वल क्या है, इसके पहले हम क्या देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं।
असाइनमेंट ऑपरेटर हम पहले देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो जैसे कि बी को आपने 3 वैल्यू असाइन कर दी, तो ये आपने क्या किया, एक वैल्यू असाइन किया। इसी तरीके से प्लस और इक्वल आपने एक वैल्यू असाइन करने के साथ साथ प्लस भी करवाया है, माइनस करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। अब अगर मैंने यहाँ पर आके लेट ए इक्वल्स टू क्या लिखा है, 10 लिखा है। लेट ए इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 10 दे दिया, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि ए प्लस हो और इक्वल हो किसके, 5 के। ठीक है, तो आपके पास किस तरह से बन रहा है ये, कि आपकी एक वैल्यू ए वैल्यू क्या हो रही है, असाइन हो रही है, इक्वल है किसके, ए प्लस 5 के। ए की वैल्यू पहले हमारे पास क्या थी, 10 थी, तो इस जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, देन प्लस 5, यहाँ पर हमने क्या किया, 5 लिखा है, तो प्लस 5 होकर तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, तो ये 15 आपके पास आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास माइनस भी वर्क करता है, आप इस फॉर्मेट में लिखो या इस शॉर्ट फॉर्मेट में लिखो, बात एक ही है। आप इस तरीके से भी काम करोगे ना तब भी ये वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर आके अगर मैं दिखाऊं आपको, रिफ्रेश किया मैंने, तब भी आपके पास वर्क कर रहा है ये। तो आप इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में, तो ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए, मतलब कि ये इजी वे में ये काम हो जाता है इसका। देन ये माइनस करोगे तो माइनस होगी आपकी वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होगी आपकी वैल्यू, डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगी आपकी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर रहे होते हो, यहाँ पे इसको वर्क कर रहे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में, इस तरह से जितने भी आप अब देखोगे ना, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम उसी तरह से ये सारी चीजें वर्क कर रही होती हैं। एक बार अगर आपने एक चीज क्लियर कर ली है इसमें, तो बाकी दूसरों में मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाकी सब में भी इसी तरह से वर्क कर रहा होगा ये सब कुछ। अच्छा, लेट ए इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर आके क्या लिखा, लेट ए इक्वल्स टू 10, या फिर एक्स इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर आके 10 लिख दिया। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि लेट एक्स और इक्वल्स टू 10 है और वाई इक्वल्स टू 10 है। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, एग्जाम्पल console डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पर आके क्या दिया, इक्वल इक्वल वाई। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या दे रहा है। देन रिफ्रेश किया तो मुझे ये आउटपुट में क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। अगर हम देखें तो डबल इक्वल का मतलब क्या होता है, कि ये आपके पास डेटा टाइप नहीं चेक करता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू को चेक करता है। अगर मेरे पास वैल्यू इक्वल है तो मुझे आउटपुट में ट्रू देगा। अब मेरे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मतलब कि वैल्यू मेरी क्या है, फॉल्स हो गई यहाँ पर। ये इस आप देखो डेटा टाइप क्या है, चेंज है यहाँ दोनों में, लेकिन वैल्यू क्या थी, सेम थी, इस वजह से मुझे आउटपुट में क्या दे रहा था, ये ट्रू दे रहा था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आके 3 इक्वल्स टू का यूज कर लेती हूँ, तो 3 इक्वल्स टू क्या काम करता है, इसमें आपके पास डेटा टाइप्स भी चेक हो रहा होता है और वैल्यू भी चेक हो रही होती है। मैंने चेक किया क्या, तो आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में और वो नंबर में। अगर मैं इसको भी क्या कर देती हूँ, स्ट्रिंग में डिफाइन कर देती हूँ, तो आपके पास क्या आ रहा है, अब वैल्यू आपकी ट्रू आ रही है, मतलब दोनों चीजें अब क्या हो रही है, इक्वल हो रही हैं। देन इसी तरीके से नॉट इक्वल टू आपके पास वर्क करता है, और नॉट डबल इक्वल टू वर्क करता है। पहले हम ग्रेटर देन और लेस देन देख लेते हैं। ठीक है, लेट मैंने किया u इक्वल्स टू 10, इसी तरीके से v इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर आके मैंने क्या कहा कि ग्रेटर देन, और यह। ठीक है, रिफ्रेश किया तो आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि u की वैल्यू अगर हम देखें तो बड़ी है नहीं है v से, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर मैंने एग्जाम्पल 3 लिख दिया है यहाँ पे 30, तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। क्यों ट्रू हो रही है, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर आके, आपकी वैल्यू कैसे ट्रू हो रही है, क्योंकि आपके u की वैल्यू क्या है, u के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है, डेटा स्टोर हुआ हुआ है, वो बड़ा है किससे, v से। इस वजह से ही हो रहा है। अगर मैं u और ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि या तो u की वैल्यू बड़ी हो या तो बराबर हो दोनों, तब आपके पास क्या आ रहा होता है, इसके बेस पर ये वाली चीज आएगी। अब एग्जाम्पल मैंने 3 लिख दिया, मतलब कि 30 कर दिया, तो या तो वो चेक करेगा कि ग्रेटर देन हो या तो इक्वल हो। ठीक है, बाकी नॉट इक्वल्स टू मैं सिंपल बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग बाकी कर लेना उसको, लेस देन इक्वल्स टू और बाकी दूसरा, console डॉट लॉग नॉट इक्वल्स टू।
ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या ये क्या काम करता है, जब भी आपके पास नॉट का साइन आ जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी अगर वैल्यू ट्रू होगी तो आपको आउटपुट में फॉल्स देगा, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स होगी तो आउटपुट में आपको क्या देगा, ट्रू देगा। अब ये आपकी फॉल्स है वैल्यू, तो यहाँ पर आके इसको हम चेक करते हैं तो आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? नेक्स्ट क्लास में हम लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशंस वगैरह देखेंगे, और मे बी हम पीएचपी स्टार्ट करें। ठीक है, इसको आज के लिए हम यहीं तक के एंड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? किसी को कोई सवाल है यहाँ पर? जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी जितनी भी चीजें आप लोग सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? ओके। बूटस्ट्रैप से आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। ओके ओके, मैं कोशिश करूंगी कि आज रात तक के सेंड कर दूं। ठीक है। और असाइनमेंट ये है कि आपने क्या करना है, एक सिंपल एक वेबसाइट क्रिएट करनी है बूटस्ट्रैप से, और उसमें सीएसएस को भी थोड़ा सा ऐड करना है। एक अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट करो, कोई भी वेबसाइट आप इंटरनेट से उठा सकते हो, उसको थोड़ा सा उसकी गाइडलाइंस लेके उसको उस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा काम करो, देन उस फिर मुझे बताना कि आपने कर लिया है डन या फिर नहीं। क्लियर है यहाँ तक के? किसी कोई सवाल है यहाँ पर? ठीक है, चलो ओके, यहीं तक के रखते हैं। देन ओके, अल्लाह हाफिज।